फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही थी मैट्रिक स्पेस, और हमने इसमें चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिक स्पेसेस, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो लास्ट इससे पहले 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, जिसमें कि हमने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, सूडो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ थ्योरम्स आपको कराई थी, और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कराई थी। कौन सी? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक थ्योरम। नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि वो आपसे जब भी पूछी जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, वेरी शॉर्ट में तो वो नहीं आती, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उसका जो स्टेटमेंट है वो भी सभी ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स को याद रखना है, जिनके भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं। आज एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि जो भी टर्म्स आएंगे, देखो इसके अंदर 2 मैट्रिक्स छिपी हुई हैं, तो दोनों ही मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे एंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल मैट्रिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट मैट्रिक। क्या बोला मैंने? यूजुअल मैट्रिक एंड सेकेंड डिस्क्रीट मैट्रिक। तो आपको पता होना चाहिए कि यूजुअल मैट्रिक के लिए कंडीशन क्या है और डिस्क्रीट मैट्रिक के लिए कंडीशन क्या है। जब आपको ये दोनों पता होंगी तभी आप अपना जो आंसर है उसको सही से टिक कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार अगर हम पढ़े तो क्वेश्चन में आपसे कहा है गिव 2 डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि आपको 2 डिफरेंट मैट्रिसेस देनी है। किसके लिए? सेट आर के लिए। और ये किसका सेट है? रियल नंबर्स का, यानी कि रियल नंबर्स के सेट के लिए आपको क्या देनी है? 2 अलग अलग मैट्रिक्स देनी है, मैट्रिसेस देनी है। वो कौन कौन सी होंगी? एक तो हम देंगे यूजुअल मैट्रिक और एक हम कौन सी देंगे? डिस्क्रीट मैट्रिक। एक बार सिर्फ नॉर्मली समझ लीजिए, फिर आपको प्रॉपर वे में लिखाऊंगी। यूजुअल मैट्रिक क्या होती है? देखो मैट्रिक में हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी डिस्टेंस फंक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं कि मान लीजिए हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए, सपोज दैट एक पॉइंट हमने लिया x और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया? y ले लिया। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? d ऑफ x, y से। तो इस d को ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक बोलते हैं। और अगर वो चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो x, d जो ऑर्डर पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। तो यूजुअल मैट्रिक क्या होगी? यूजुअल मैट्रिक की जो कंडीशन है वो कहती है कि d ऑफ x, y जो है ये किसके इक्वल होगा? मोड x माइनस y के इक्वल होगा फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए ये जो x, y है ये किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हमें क्या करनी है? दोनों मैट्रिसेस डिफाइन करनी है। तो यूजुअल मैट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि d ऑफ x, y किसके इक्वल होगा? मोड x माइनस y, जहां पर सभी के लिए x, y किसको बिलोंग करेंगे? आर को बिलोंग करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड क्या है? डिस्क्रीट मैट्रिक। डिस्क्रीट मैट्रिक की कंडीशन क्या कहती है बच्चा कि इसके लिए जो डिस्टेंस फंक्शन होगा उसको आप इससे डिनोट नहीं करोगे, डी से डिनोट नहीं करोगे। किससे डिनोट करोगे? डी स्टार से। किससे डिनोट करोगे? डी स्टार से। तो कोई भी डिस्टेंस फंक्शन लिया डी स्टार x, y, तो ये जो डी स्टार है ये मैट्रिक होगी किसके लिए? सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। तो ये जो डिफाइन की जाएगी किस फॉर्म में डिफाइन की जाएगी कि ये या तो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। और 0 के इक्वल कब होगी? जब x किसके इक्वल होगा? y के। भाई अगर मान लीजिए दोनों पॉइंट सिमिलर हो, यानी कि x y के इक्वल हो या y x के इक्वल हो, कुछ भी कह दो, तो अगर पॉइंट वही रहेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी। तो यानी कि ये 0 कब होगा? इफ x इज इक्वल्स टू y होगा, यदि x की वैल्यू क्या होगी? y होगी। और इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। कब? यदि x y के इक्वल नहीं होगा। फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए x y हमारे किसको बिलोंग करेंगे? वो रियल नंबर्स के सेट को। तो ये जो है ये तो कहलाती है आपकी क्या? यूजुअल मैट्रिक। और ये क्या कहलाती है? डिस्क्रीट मैट्रिक। आपको उधर तक का क्लियर दिखाई दे रहा है? अब ठीक है, तो आपको पता चल गया यूजुअल मैट्रिक क्या होती है और डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है। इन दोनों का यूज करके ही, यानी कि इन दोनों के लिए ही। अब ये तो सिर्फ मैट्रिक की बात हो गई। अब हमें दिखाना क्या है? इन्होंने तो कह दिया कि आपको कोई भी 2 एग्जांपल देने हैं अलग अलग, किसके लिए? सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। और दोनों कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट मैट्रिक। अब ये जो है ये यूजुअल मैट्रिक और जो डिस्क्रीट मैट्रिक है, तो ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कब होंगी? जब ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। चारों प्रॉपर्टीज कौन सी? मैट्रिक की। तो मैट्रिक की 4 प्रॉपर्टी क्या है एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर आपको याद हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 0 से। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी 0 के।
किस कंडीशन में? इफ एंड ओनली इफ x किसके इक्वल हो? जब y के इक्वल हो। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x और y पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और y और x पॉइंट के बीच के डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी? आपस में इक्वल होंगी। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम डिस्टेंस निकालें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की, तो वो या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी किसके? अगर हम उनके बीच में एक और पॉइंट मान लें, क्या? z, कुछ भी मान सकते हो आप अपने पास। सपोज हमने z माना, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ z, y। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, तो जो भी आपका सेट होगा उसके साथ में वो मैट्रिक का जो मिला करके ऑर्डर पेयर बनेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? फिर मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। क्लियर है? ये हमारी डेफिनेशन थी। यूजुअल मैट्रिक क्या होती है, डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है, ये आपको पता चल गया। तो इनको ही हम डिफाइन करके इन्हीं में ही ये चार प्रॉपर्टीज जो है इनको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। सो देखिएगा, सॉल्यूशन करते टाइम लिखोगे कैसे? सबसे पहले यूजुअल मैट्रिक के लिए करेंगे तो आप लिखोगे लेट द मैपिंग D such that, इस बार जो हमें नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है वो क्या है? रियल नंबर्स का सेट है। तो जो मैपिंग हम डिफाइन करेंगे वो किससे डिफाइन करेंगे? R क्रॉस R से। किस पे? R पे। तो ये जो D है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेट द मैपिंग दिस बी डिफाइंड एज या बी डिफाइंड बाय D of x, y is equals to mod of x minus y for all x y किसको बिलोंग करेंगे बच्चा? R को बिलोंग करेंगे। x y किसको बिलोंग करेंगे? R को बिलोंग करेंगे। सो यहाँ पर ये जो D है ये क्या होगा? मैट्रिक होगा। किसके लिए? R के लिए। B is metric for R is called यूजुअल मैट्रिक। इसको हम क्या बोलेंगे? यूजुअल मैट्रिक बोलेंगे। याद रहेगा? कई बार डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है कि डिफाइन यूजुअल मैट्रिक एंड डिस्क्रीट मैट्रिक, या डिफरेंस बिटवीन यूजुअल मैट्रिक एंड डिस्क्रीट मैट्रिक। जो सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट यानी कि जिनके सब्जेक्टिव पेपर होने और जिनके ऑब्जेक्टिव होने उनको तो याद ही रखनी है दोनों चीजें। ठीक है, तो D इज अ मैट्रिक फॉर R इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक। सो वी हैव, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? M1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इसकी बात करें तो D of x, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे? 0 से। तो D of x, y किसके इक्वल है? mod x माइनस y के। तो हम लेकर के क्या चलेंगे कि mod x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल सभी के लिए x y किसको बिलोंग करेंगे? यहाँ पर R को बिलोंग करेंगे। क्लियर है बात? सेम इसी तरीके से अगर हम देखें सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप एक और चीज लिख सकते हो कि सच दैट इसका मतलब क्या है कि जो डी ये हमारा जो मोड x माइनस वाई है किसके इक्वल है? dx y के। तो इसका मतलब क्या है? ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे? 0 से। सेम ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मोड x माइनस वाई जो है ये 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली कब? जब x किसके इक्वल हो? y के इक्वल हो। सच दैट इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि d of x, y is equals to 0 if and only if x किसके इक्वल हो? जब y के इक्वल हो। यही तो कंडीशन है। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि अगर आपको चारों प्रॉपर्टीज याद है तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि मोड x माइनस वाई इक्वल होगा किसके? मोड y माइनस एक्स के। और आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर ऑल सभी के लिए एक्स वाई किसको बिलोंग करेंगे? R को बिलोंग करेंगे। सच दैट हम कह सकते हैं कि d ऑफ x, y किसके इक्वल होगा? dy, x के। और ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? सिमेट्री कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें M4 की, तो M4 प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई वाली नहीं है, क्या आ रहा है? मोड आ रहा है। तो मोड को कैसे सेपरेट करोगी कि अगर हम मोड x माइनस वाई निकालें तो ये क्या होगी? लेस देन होगी या इक्वल होगी? किससे? कि इनके बीच में एक अनदर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा? z। अब देखो जब x माइनस वाई है तो z कहां से लाएंगे? यानी कि हम क्या करेंगे? इसमें z ऐड कर देंगे और z ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप? x में
ऐड करोगे z, देखो अगर हम अलग से लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस जेड माइनस जेड और माइनस वाई। अब जरा पेयर अप करना, अगर हम x प्लस जेड का पेयर करते हैं तो माइनस साइन बाहर आकर के z प्लस वाई हो जाएगा, जबकि हमें दोनों को क्या करना है, प्लस में अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि बीच में हमारे पास में क्या आना चाहिए, प्लस साइन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस जेड को एक साथ लिखेंगे प्लस z को किसके साथ में लिखेंगे, माइनस वाई के साथ में। ये किसके अंदर लिखोगे आप, मोड के अंदर। क्लियर है बात। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि मोड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, मोड को सेपरेट कर लीजिए, x माइनस जेड प्लस मोड ऑफ z माइनस वाई। फॉर ऑल सभी के लिए जो x y z है ये किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। सच दैट इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ये किसकी इक्वल है, dx y के, तो आप लिख सकते हो कि dx y इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे x z के लिए आ जाएगा और ये z y के लिए, तो क्या लिख सकते हो, dx z प्लस dz y। तो आ गई नहीं, आ गई आपकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। तो चारों प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब D क्या है, मैट्रिक है R के लिए, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक। सेम ऐसे किसके लिए करेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक के लिए। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड हम करेंगे, तो सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो कोई भी अनदर मैट्रिसेस है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, किसके लिए, जो हमारे पास में रियल नंबर्स का सेट है R, उसके लिए। तो आप क्या लिखोगे, लेट द अनदर मैट्रिक फॉर R इज गिवन बाय, तो सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम। सो क्या लिखोगे आप, लेट अ मैपिंग D। यहाँ पे देखो D हमने किसके लिए ली थी, यूजुअल मैट्रिक के लिए ली थी, तो यहाँ पे क्या ले लीजिए, D स्टार ले लीजिए। D स्टार सच दैट किस पे, रियल नंबर्स के सेट पे, तो R क्रॉस R टेंड करेगा किस पे, R पे, रियल नंबर्स पे टेंड करता है। तो लेट अ मैपिंग दिस बी डिफाइंड एज इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमें लेट करनी पड़ रही है मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा कि D स्टार x y किसके इक्वल आएगा, ये इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 कब होगी, जब x किसके इक्वल होगा, y के, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये 1 के इक्वल होगी, कब, यदि x y के इक्वल ना हो। सो देन D स्टार क्या होगा, मैट्रिक होगा फॉर R के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक। Then D star is a metric for R called the discrete metric. So we have, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। चारों प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें M1 की, तो M1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि D स्टार x y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। D स्टार x y जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे, 0 से। आइदर या तो कंडीशन क्या हो कि D स्टार x y किसके इक्वल हो, 0 के, यदि क्या x किसके इक्वल हो, y के। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये 1 के इक्वल हो, कब, यदि x डज नॉट इक्वल्स टू y। तो कंडीशन क्या है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा, और सेकेंड कंडीशन क्या है कि या तो ये 1 के इक्वल होगा। भाई एक बात बताइए मुझे छोटी सी, अगर D स्टार x y 0 के इक्वल है, तो ये चीज तो हमने लिख रखी है कि D स्टार x y 0 के इक्वल हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि D स्टार x y 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़ा है, यानी कि या तो इसकी वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी तो 1 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, भले ही दोनों कंडीशन हो। अगर ये कंडीशन होगी तो 0 के इक्वल होगी, और यदि ये वैल्यू जो है x अगर y के इक्वल नहीं और ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से बड़ी होगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो रही है। फॉर ऑल जहां पर सभी के लिए सीधी सी बात है, x y किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा, है ना। इसके बाद भी हम अगर सेकंड केस लेते हैं, या इसको एक्सियम भी बोल देते हैं, तो अगर हम सेकंड एक्सियम की बात करें तो सेकंड एक्सियम क्या कहता है कि D स्टार x y 0 के इक्वल होगा, कब,
जब x y के इक्वल होगा, और सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि x y के इक्वल होगा सो देन ये टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि इफ x इज इक्वल्स टू y, यदि x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, सो देन इस कंडीशन में क्या होगा कि d स्टार x कॉमा y किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यदि x y के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एंड यदि d स्टार x कॉमा y किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, सो देन x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। भाई दोनों कंडीशन हो सकती है, बट इफ यदि हम ले रहे हैं कि x डज नॉट इक्वल्स टू y, ये तो कंडीशन कब है, जब x y के इक्वल है, तो ये कंडीशन हो रही है और ये 0 है तो x y के इक्वल है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि x y के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, सो तब क्या होगा, अगर x y के इक्वल नहीं है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि अगर x y के इक्वल नहीं है तो d स्टार x कॉमा y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि d स्टार x कॉमा y 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जब x y के इक्वल होगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या है, 1। यानी कि अगर दोनों इक्वल होंगे तभी ये वैल्यू 0 आएगी, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो 0 होने के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट या फिर इफ एंड ओनली कंडीशन है वो क्या है कि x और y दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो hence d star x comma y is equals to 0 if and only if x is equals to y। d star x comma y 0 के इक्वल होगा कब, जब x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। ये हमारी कौन सी हो गया, सेकेंड एग्जाम। इसके बाद में थर्ड वाला करेंगे। अगर हम m3 की बात करें तो m3 कंडीशन क्या कहती है कि इफ यदि d स्टार x कोमा y, यदि पहले ऐसे लिख लीजिए कि अगर हमारे पास कंडीशन क्या x इज इक्वल्स टू y और दूसरी कंडीशन क्या है कि x डज नॉट इक्वल्स टू y, तो पहले अगर हम पहली वाली लें कि if x इज इक्वल्स टू y, सो देन इस कंडीशन में क्या होगा, d स्टार x कोमा y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, अगर हम y और x को रिप्लेस कर दें तो भी तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये बताइए। इक्वल होंगे आपस में। एंड यदि x डज नॉट इक्वल्स टू y हो, यदि x y के इक्वल ना हो तो उस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस केस में अगर x y के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी और x y को हम रिप्लेस कर देंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इट मींस d स्टार x कोमा y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, d स्टार y कोमा x के इक्वल होगा। सो दोनों ही केसेस में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि d स्टार x कोमा y d स्टार y कोमा x के इक्वल है। सो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि d स्टार x कोमा y इज इक्वल्स टू d स्टार y कोमा x फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए x y किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। क्लियर हुई ये वाली बात। ये क्या हो गया इसका थर्ड एग्जाम, क्योंकि इसमें हमें सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है। लास्ट बचा फोर्थ वाला, उसको करेंगे। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा 3 एग्जाम्स तो हमारे सेटिस्फाई हो चुके थे, अब कौन से वाला करेंगे हम, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के लिए आप सभी को पता है कि हमें क्या चाहिए कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में एक थर्ड पॉइंट भी क्या करना चाहिए, वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इस चैप्टर को पढ़ के चाहे आपको कुछ और आए ना आए, लेकिन एक चीज जरूर आ जाएगी कि 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए। ठीक है, देखो तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, एक्स वाई से अलग एक और पॉइंट लेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या है, कोई भी पॉइंट है किसी भी सेट के जो कि रियल नंबर्स का है। तो आप क्या लिखोगे कि लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी रियल नंबर के सेट के हमने ये कोई भी 3 एलिमेंट्स लेट कर लिए। अब देखो हमारे पास में कंडीशन क्या है कि x या तो y के इक्वल है और x y के इक्वल नहीं है। सो इफ यदि हम कंडीशन ले रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू y, यदि x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, सो देन इस कंडीशन में क्या होगा कि d स्टार x कोमा y जो है ये हमारा किसके इक्वल होगा,
जीरो के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, ऑल्सो अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, डी स्टार एक्स कोमा जेड और डी स्टार जेड कोमा वाई की, तो वो क्या होंगी, देखो अब इसके लिए तो कंडीशन नहीं है भाई, हमने कंडीशन किसके लिए लगाई कि x यदि y के इक्वल हो, यानी दोनों आपस में इक्वल हो, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे जो x है वो z के इक्वल भी हो सकता है और x z के इक्वल नहीं भी हो सकता। तो भाई सीधी सी बात है, अगर x z के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू जीरो, और यदि x डज नॉट इक्वल्स टू z है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। वन का मतलब क्या है कि जीरो से बड़ी होगी, यानी कि आप कह सकते हो डी स्टार एक्स कोमा जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुआ किससे, जीरो से। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हम किसके लिए निकाल सकते हैं, डी स्टार जेड कोमा वाई के लिए, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट एक्सियम में किया है। अब ये बात तो क्लियर है। सो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो जीरो है, भाई एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो जीरो है और हम कह रहे हैं इनकी वैल्यू जीरो तो हो सकती है लेकिन जीरो से बड़ी भी हो सकती है। तो इन केस अगर इनकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो गई और हमने इनका सम किया तो सीधी सी बात है इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, इस वाले से बड़ा होगा, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू, भाई एक बात बताओ, एक तो वैल्यू है जीरो और हमने कहा इनकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है का मतलब वन वन हो सकती है, तो वन में वन ऐड करोगे कितना आएगा, टू आएगा। इसका मतलब ये जीरो जो है इन दोनों के सम से कैसा होगा, लेस देन होगा। तो सीधी सी बात है अगर हम इसका सम करें तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, कम होगी किससे, इन दोनों से। तो आप क्या कह सकते हो, और हाँ इक्वल कब होगी, क्योंकि ये जीरो, अगर ये दोनों जीरो ले लिए तो सीधी सी बात है इन दोनों का सम करोगे तो जीरो आएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डी स्टार एक्स कोमा वाई है ये या तो कम होगा या इक्वल होगा किसके, डी स्टार एक्स कोमा जेड प्लस डी स्टार z कोमा y की। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए x y z किसको बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग करने चाहिए। ये बात आई होप आपको समझ में आई। क्या लिखा हमने कि अगर x y के इक्वल है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो हमने कहा कि अगर हम इनकी वैल्यू निकालें, क्यों निकाल रहे हैं हम इनकी वैल्यू, क्योंकि हमें फोर्थ कंडीशन, फोर्थ एक्सियम जो है उसको सेटिस्फाई कराना और उसके लिए थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए। तो हमें जो है प्रॉपर्टी पता है मैट्रिक्स स्पेस की कि हमें ये चीज क्या करानी है, सेटिस्फाई करानी है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, हमने इसकी वैल्यू निकाली। जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो कैसे निकाली कि भाई यदि x z के इक्वल हो गया तो वैल्यू इसकी जीरो है, यानी कि इक्वल्स टू जीरो, और यदि x z के इक्वल नहीं हुआ तो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। वन आएगी इसका मतलब जीरो से बड़ी, तो ये भी जीरो से बड़ा है, जीरो के इक्वल हो सकता है, और ये वाली वैल्यू भी जीरो से बड़ी है, जीरो के इक्वल हो सकती है। तो दोनों का सम करेंगे अगर हम तो वो भी क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, जीरो से। और ये क्या है, जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में या तो इक्वल हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे, जब वैल्यू जीरो होंगी, और इक्वल कब नहीं होंगे, यानी कि ये कम कब होगा, यदि इनकी वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, यानी कि जीरो से बड़ी हो जाए। समझ में आ रही है बात। तो ये कंडीशन तो किसके लिए थी, यदि x किसके इक्वल हो, y के। सेकेंड केस क्या लेंगे कि x डज नॉट इक्वल्स टू y हो, इफ x does not equals to y, यदि x y के इक्वल ना हो so then उसके लिए क्या होगा कि d star x कोमा y इज इक्वल्स टू होगा वन के। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी किससे, x से या y से। so then z is different from x और y, यानी कि x से या y से z की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। सो आप कह सकते हो कि थस एट लीस्ट वन ऑफ d स्टार x कोमा z एंड d स्टार z कोमा y इज इक्वल्स टू वन, यानी कि इनमें से कोई एक ना एक क्या होगा, वन के इक्वल होगा। और अगर इनमें से कोई ना कोई एक वन के इक्वल होगा सो हेंस आप क्या कह सकते हो कि डी स्टार एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, डी स्टार एक्स कोमा जेड प्लस डी स्टार जेड कोमा वाई से। फॉर ऑल जहां पर सभी के लिए एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करेंगे, आर को। और ये हमारा फोर्थ एक्सियम भी क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो डी स्टार क्या होगा, मैट्रिक होगा किस पे,
जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो लास्ट में एक लाइन आप ऐड कर सकते हो कि हेंस डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है बात? इसी के साथ में एग्जांपल आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट कीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट देखिएगा इनइक्वालिटी है जो कि प्रूफ करनी है। 3 इनइक्वालिटीज है जो कि आपको प्रूफ करनी है जो शॉर्ट है। बाकी 3 जो है वो नेम से है, यानी कि होल्डर्स इनइक्वालिटी कॉचीज की है, एक मिकॉक्सी की है, वो नेमिंग है। 3 है जो कि एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है। मेनली इनमें से जो स्टार्टिंग वाली 2 है वो तो नहीं पूछी गई, लेकिन एक बार पहले कभी जो थर्ड वाली थी वो आपसे पूछी जा चुकी है। तो इसलिए पता नहीं चलता एग्जामिनर के मूड का, जैसे कि 5th सेमेस्टर में कर दिया, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी वो भी एग्जाम में दे दी पता नहीं कहां से, तो इसलिए स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि मोड z प्लस w इज लेस देन इक्वल्स टू मोड z प्लस मोड w है, वेयर z और w किसको बिलोंग कर रहे हैं? c को, यानी कि z और w कैसे हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन होंगी कैसे? अब डायरेक्टली मत लिख देना कि मोड z प्लस w इज इक्वल टू मोड z प्लस मोड w। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, लेकर के क्या चलेंगे? मोड z प्लस w का होल स्क्वायर। वी हैव मॉड z प्लस w का आप क्या लेकर के चलोगे? स्क्वायर। एक बात है, मोड में अगर स्क्वायर हो, किसी भी मोड का स्क्वायर हो, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखते हो? z प्लस w और z बार प्लस w बार की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। इनकेस अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट कोई भी टर्म लिखी हुई है z मोड के अंदर, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप कैसे लिखोगे? z इंटू जेड बार की फॉर्म में। तो अगर मान लो z ना होकर के z प्लस w है, ये हमारी क्या कहती है? कंडीशन कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो अगर हम z ना लिख करके z प्लस w लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि z प्लस w एज इट इज, और z प्लस w के ऊपर क्या लगाओगे आप? बार का यूज करोगे। क्लियर है बात? सो यहां से हमारे पास में ये टर्म आ गई, इनकी क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म में करोगे, फिर फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म में करोगे, फिर सेकंड की फर्स्ट में करोगे, फिर सेकंड की सेकंड में कर दोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मोड z का स्क्वायर क्या होता है? z इंटू जेड बार। तो यहाँ पे z इंटू जेड बार जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो? मोड z का स्क्वायर लिख सकते हो। इधर की साइड टर्म चल रही है z प्लस w मोड का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे ये भी z w बार है, ये क्या है? w z बार लिखा हुआ है। इसको आप कह सकते हो टू रियल पार्ट ऑफ z w बार। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनको हम क्या बोल सकते हैं? भाई दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो टू रियल पार्ट किसका? z w बार का, जो कि हमें लेना है। प्लस यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं? मोड w का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि ओपन होगा तो फिर से क्या हो जाएगा? w बार ही हो जाएगा। ऑल्सो अगर यहाँ से देखो, इसको हमें रियल को हटाना है, यानी कि आर ही को यहाँ से हटाना है। आर ही का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा z प्लस w मोड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड z का स्क्वायर। जब हम यहाँ से रियल पार्ट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास में? लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास में टर्म आ जाएगी 2। अब ये जो है टर्म वो मोड के अंदर आ जाएगी, तो z w बार प्लस यहाँ से आपके पास में क्या है? मोड w का स्क्वायर। अच्छा, अगर मोड के अंदर z w बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये किसके इक्वल होता है? मोड z इंटू मोड w। यानी कि एक्चुअल में हम इसको क्या भी लिख सकते हैं? आप एक तरीके से कह सकते हो कि मोड z w बार किसके इक्वल होता है? मोड z w के। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस चीज को ना साइड में नोट कर देना कि मोड z w बार इज इक्वल्स टू मोड z w, ताकि आपको याद रहे कि कैसे आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में टर्म क्या आएगी? z प्लस w का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये टर्म इसके इक्वल है, तो यहां से इनइक्वालिटी का साइन हटके इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो मोड z का स्क्वायर प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो? 2z प्लस w प्लस मोड w का होल स्क्वायर। अब यहां से एक चीज बताइए मुझे, ये चीज हमने ऐसे लिख दी, चाहे तो एक काम करो नोट कर देना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर आप देखोगे किसका फॉर्मूला बन रहा है? अगर हम मोड z को a मान ले और मोड w को b मान ले, तो किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस b के होल स्क्वायर का, जहां पर a की वैल्यू मोड z और b की वैल्यू मोड w है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि मोड z प्लस w का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा किसके? मोड z प्लस मोड w के होल स्क्वायर के।
यही फॉर्मूला बनेगा। अब इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो दोनों साइड क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो हेंस आप क्या कह सकते हो कि मोड z प्लस डब्ल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो जो साइन होगा इक्वल का वो किस में चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। सो दिस टर्म इज दिस लेस देन इक्वल्स टू मोड z प्लस मोड डब्ल्यू। और यही क्या करना था हमको इस क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, कि ये इनइक्वालिटी होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, वैसे तो टफ नहीं है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रूव दैट दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप फंक्शन देखोगे तो फंक्शन किस फॉर्म का है, अगर मान लीजिए मोड z प्लस डब्ल्यू जो है अगर हम इसको t मान ले तो फंक्शन किस फॉर्म का है, t अपॉन 1 प्लस टी की फॉर्म का। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू दिस है। तो हमें देखना है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अगर ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं और ये इसके इक्वल होगा। तो पहले हमें इसमें शो करना पड़ेगा कि ये जो है ये कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट कोई भी एक फंक्शन अपने पास से मान लीजिए f इज इक्वल्स टू किस फॉर्म का, t अपॉन 1 प्लस टी की फॉर्म का, कि माना ये क्या है f ऑफ t मान लीजिए, क्योंकि हम मान रहे हैं फंक्शन किसका है, t का है। लेट f ऑफ t इज इक्वल्स टू दिस फॉर t की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए, किससे, -1 से। यानी t की जो वैल्यू है इक्वल्स टू मत लिखना यहाँ पे ना, t की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लेना, क्योंकि 1 से बड़ी होगी तभी ये इंक्रीजिंग फंक्शन में आएगा, यानी कि या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, फिर ये आगे तक कुछ भी हो सकती है। यानी कि t की वैल्यू -1 से कैसी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने फंक्शन ऐड कर लिया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें ऑन डिफरेंशिएशन, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश t की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, देखो दो फंक्शन बन रहे हैं, 1 प्लस टी को एज इट इज रखो, t का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस साइन t को एज इट इज रखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का करोगे कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, t मिलेगा, अपॉन में क्या मिलेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो t से t कैंसिल आउट, तो 1 और अपॉन में कितना बचा 1 प्लस टी का स्क्वायर। इट मीन्स इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस टी की पावर -2, यानी कि f डैश t की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस टी की पावर -2। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ता हुआ है। तो आप कह सकते हो कि सो दैट f इंक्रीजेस, यानी कि f जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो वी हैव, यहां से आप कंडीशन क्या लेकर के चलोगे, फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, मोड z प्लस w, ये मानी थी। तो ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ, यहां से अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, मोड z प्लस मोड w के, और इक्वल नहीं है क्या होगा हमारा, लेस देन इक्वल्स टू होगा इस फंक्शन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन पता है। अभी जो हम पहले इनइक्वालिटी पढ़ करके आए हैं, जो भी हमने इससे पहले प्रूफ की थी, उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि मोड z प्लस w इज लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, मोड z प्लस मोड w से, पढ़ा है। तो इसी के बेसिस पे हम ये बात बोल सकते हैं। सो सपोज दैट अब हमारा जो फंक्शन एक्चुअली में हमें प्रूफ करना है वो किस फॉर्म का है, t अपॉन 1 प्लस टी की फॉर्म का है। सो इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको फंक्शन के फॉर्म में ना लेकर के डायरेक्टली इसको डिफाइन कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा फंक्शन ऑफ t किसके इक्वल है, t अपॉन 1 प्लस टी के। तो अगर फंक्शन ऑफ दिस है तो ये हमारा अगर इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, t की वैल्यू क्या है, मोड z प्लस w है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी। 1 प्लस टी का मतलब क्या है 1 प्लस, और टी की वैल्यू क्या है, मोड z प्लस w है। तो ये बताइए ये कंडीशन आई या नहीं आई समझ में, कहां से लिखी हमने, फंक्शन ऑफ, अगर ये t है तो फंक्शन ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी की फॉर्म का है, तो t की वैल्यू दिस 1 प्लस दिस। सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप फंक्शन ऑफ t को ओपन करोगे तो क्या आएगा, मोड z प्लस मोड w डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोड z प्लस मोड w। समझ में आ गया, ये अगर t है तो t अपॉन 1 प्लस t की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तो यहाँ से आप कहोगे कि मोड z प्लस w अपॉन 1 प्लस मोड z प्लस w इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो, मोड z के अपॉन में लिखोगे एक बार, प्लस एक बार मोड w के अपॉन में। तो मोड z अपॉन 1 प्लस मोड w प्लस मोड z एंड प्लस इसको आप लिख सकते हो मोड w अपॉन मोड z प्लस मोड w की फॉर्म का, ठीक है।
यहाँ से, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने इसको इक्वल लिखा तो यहाँ पे आपका इक्वल का साइन आएगा। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे सब में इक्वल का और इनइक्वालिटी के साइन का ध्यान रखना। इस चीज पे भी आपके मार्क्स जो है एग्जाम में कट जाते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स फंक्शंस का तो ध्यान दे लेते हैं लेकिन जो इनइक्वालिटी और इक्वल्स के साइन है इनका ध्यान आप लोग नहीं देते और इन चीजों पे आपके फिर मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। ठीक है बात, तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें एक्चुअल में वैल्यू क्या चाहिए, ऊपर z बार है तो नीचे में z बार वाली टर्म चाहिए, यहाँ पे w बार है तो यहाँ पे हमें w बार वाली टर्म। अगर हम किसी चीज में से कोई चीज घटाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों का सम भी क्या होगा, कम होगा, या उसके कितना आएगा, इक्वल आएगा। अगर हम उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो अगर यहाँ पे इस कंडीशन में हम w की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो बड़ी आएगी या छोटी आएगी, क्योंकि नीचे जितनी बड़ी संख्या उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके पास में। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि मॉड z प्लस डब्ल्यू जो है अपॉन 1 प्लस मॉड z प्लस डब्ल्यू, ये क्या होगा, या तो कम होगा या तो लेस देन होगा, इक्वल होगा किसके, एक बार मॉड z की अपॉन में टर्म आ जाएगी 1 प्लस मॉड z और एक बार इसके अपॉन में टर्म आ जाएगी 1 प्लस मॉड w। इसको हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे w को और यहाँ पर z को, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि अब जो अपॉन में टर्म आ रही है वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो जितनी छोटी संख्या से भाग दोगे उतनी आपको क्या मिलेगी, बड़ी डिजिट मिलेगी। ठीक है बात, तो दिस टर्म इज दिस, और आई थिंक यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, आगे आपको करने की नीड नहीं है। तो बस ये दो इनइक्वालिटी थी, आगे जो थर्ड वाली बची है उसको कल कराऊंगी, क्योंकि जो हम होल्डर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ करेंगे उसमें फिर उसकी नीड होगी। ठीक है, एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, तो कल हम करेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है उसका यूज उसमें होगा, तो इसलिए कल ही करेंगे। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भाई आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके एंड मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोज का बेनिफिट ले सके। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।